फर्ज करते हैं कि पिछले साल हमने खाने पीने वाला होटल खोला था और अब हमें ये मालूम करना है कि इसमें हमें कितना मुनाफा हुआ है। हम ऐसे में दो तरह के मुनाफे देखते हैं। एक को तो कहते हैं अकाउंटिंग या हिसाबदारी मुनाफा, और दूसरा होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट या मुआशी मुनाफा। हिसाबदारी मुनाफा वो होता है जो कि किसी भी कारोबार से ज़्यादा वाबस्ता किया जाता है, और मुआशी मुनाफा वो इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, और वो कारोबार की आमदन की गिनती करने के बजाय ये बताता है कि आया ये कारोबार करना और जैसे हम कर रहे हैं वो ठीक है भी या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं मुनाफा जांचने के रिवायती तरीके की, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट। फर्ज करते हैं कि हमारा कारोबार जो कि खाने पीने वाला होटल है वो पहले साल में आमदनी करता है 5 लाख रुपए। आमदनी या रेवेन्यू वो पैसा है जो हमें गाहक देते हैं, जो पैसा वो हमें खाना खाने के एवज देते हैं। इस पैसे को हमारी हिसाब किताब वाली किताबों में भी सबसे अहम माना जाता है और सबसे ऊपर ही लिखा जाता है। अब हम सोचेंगे अपने इखराजात के बारे में, तो हमारे जैसे होटल का सबसे जरूरी खर्चा होगा खाने की अशिया का खर्चा। तो हमारा खाने का खर्चा है 1 लाख रुपए, और फिर हमने लागत डाली मजदूरों की, यानी हमारा खाना बनाने वाला, खाना खिलाने वाला वेटर, खाना घर जाके देने वाला बच्चा वगैरह वगैरह। इन पे हमारा खर्चा जो होगा वो हुआ 1 लाख रुपए। इसके बाद मिसाल के तौर पे हमने इमारत भी किराए पे ली हुई है जो कि हुआ 2 लाख रुपए का किराया, और हमारे होटल का सारा सामान जैसे चूल्हा, फ्रिज वगैरह ये सब भी किराए का है, जिस पे लग गए हमारे मजीद 50,000। अब ये है मेरा कुल खर्चा। तो मेरा मुनाफा कितना हुआ टैक्स की कटौती से पहले? इस जगह हमारे टैक्स का सोचना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमेशा हमारा टैक्स का तायुन हमारे मुनाफे से ही किया जाता है। इसमें कुछ बातें हैं जो कि उसूल में तब्दीली ला सकती हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में राइज कानून, हमारे कारोबार की नौयत वगैरह, मगर उसूल ज्यादातर यही चलता है। अब यहाँ मुनाफा जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम देखेंगे कि हमारी आमदनी कितनी हुई थी, और फिर इसमें से अपने तमाम इखराजात माइनस या तफरीक कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा टैक्स से पहले वाला मुनाफा। तो अगर हमारे सारे इखराजात को जमा करेंगे तो ये हुए 4,50,000। इसको 5 लाख से तफरीक दिया तो हमारा कबल टैक्स अदायगी मुनाफा आ गया 50,000 रुपए। हम यहाँ ये फर्ज कर रहे हैं कि हम इस कारोबार के अकेले मालिक हैं, तो ये सारा का सारा पैसा हम अकेले अपने ज़ाती इखराजात के लिए रख सकते हैं, या अगर हम चाहें तो हम यही पूरा पैसा वापस इसी कारोबार में लगा दें, जिससे हम शायद कोई सामान खरीद लें या किसी भी और तरह से पैसा कारोबार में ही लगा लें। तो ये है हमारा रिवायती हिसाबदारी मुनाफा। हालांकि ये इसकी बहुत ही सादा सी मिसाल है, मगर जब भी आम बोलचाल में मुनाफे की बात करते हैं तो वो इस ही की बात की जा रही होती है। लेकिन जब इकोनॉमिस्ट यानी माहिर मुआशियात मुनाफे की बात कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी अलग होती है। वो दरअसल बात कर रहे होते हैं मुआशी मुनाफे के हिसाब लगाने की। अब इसी मिसाल को ले लेते हैं। माहिर मुआशियात हमारे इस कारोबार को फर्म कहेगा, यानी एक ऐसा तिजारती कारोबार जो खालिसतन मुनाफे को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए काम कर रहा होता है। अब जब हम इस मिसाल को ले रहे हैं तो यहाँ आमदनी वही होगी जो पहले थी, यानी 5 लाख रुपए। लेकिन अब आगे हम चीजों को थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे। माहिर मुआशियात इखराजात को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी मौक़े लागत की नज़र से देखते हैं। अपनी इसी मिसाल में हम मौक़े लागत देखते हैं, तो इधर हमने लिख दिया मौक़े लागत। अब इस मौक़े लागत की भी 2 इक़साम हैं, यानी मुज़मिर मौक़े लागत या इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और वाज़ेह मौक़े लागत या एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबसे पहले हम देखेंगे वाज़ेह मौक़े लागत को। तो ये जितने भी हमारे आदाद हैं ये सब वाज़ेह मौक़े लागत हैं, जिसको हम यहाँ लिख लेंगे। और ये सब वाज़ेह के ज़ुमरे में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इस सब के पैसे दे रहे हैं, यानी हम वाज़ेह तौर पे ये इखराजात कर रहे हैं। और ये मौक़े लागत क्यों है? तो इसलिए कि यही पैसे हम कहीं और भी तो लगा सकते थे। ये खाने के खर्चे वाला 1 लाख कहीं और भी तो खर्च किया जा सकता था ना, लेकिन हमने इसको यहाँ खर्च करने का फैसला किया। तो ये हो गई हमारी मौक़े लागत रुपए की सूरत में, वो रुपया जो कहीं भी और खर्च किया जा सकता था। तो अभी तक तो देखने में दोनों हिसाब एक ही जैसे लग रहे हैं, मगर इनमें तब्दीली लाती हैं मुज़मिर मौक़े लागतें,
جو کہ حسابداری منافع میں بالکل نہیں دیکھی جا رہی ہوتی۔ اس مثال کے حساب سے ہم نے یہ کاروبار شروع کیا تو ہمیں لگا کہ ہمیں اس کو پورا وقت دینا پڑے گا، جس کے باعث ہمیں اپنی نوکری چھوڑنی پڑ گئی۔ تو یہ ہماری مضمر موقع لاگت ہے جو ہماری نوکری یا اس سے ملنے والی اجرت کے کھونے سے اس پر لگی۔ اس کو ہم لکھ دیتے ہیں سابقہ اجرت۔ اب یہ اس پہ بھی منحصر ہے کہ بات کس کی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک ڈاکٹر یا معالج ہوں، اور جب میں اس کاروبار سے پہلے اپنی نوکری کر رہی تھی تو میں نوکری پہ بغیر کسی ڈر یا جھنجھٹ کے سال کے 1.5 لاکھ روپے کما رہی تھی۔ تو یہاں میں نے چھوڑے ہیں 1.5 لاکھ روپے سالانہ۔ اب جب ہم نے دونوں مضمر اور واضح موقع لاگتیں لکھ لی ہیں تو اب وقت ہے اپنی معاشی لاگت کے حساب کے لگانے کا۔ تو یہ ہم نے تفریق کرنا ہے اس 5 لاکھ کی آمدنی کے ساتھ۔ تو یہ تھا 4,50,000 اور یہاں سے بچ رہے تھے 50,000، اور اب جب یہ بھی اس سے تفریق ہوگا تو ہمارے پاس آئے گا منفی 1 لاکھ روپیہ۔ اب یہ ہو گیا ہے ایک دلچسپ معاملہ، کیونکہ یہاں پہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ حسابداری طریقے سے میرا کاروبار میں منافع ہو رہا ہے، مگر معاشیاتی حساب سے میرا نقصان۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ معاشی منافع کے حساب سے اگر ہم نقصان میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، یا کم از کم اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ 0 ہوتا تو مطلب ہوتا کہ ہاں منافع تو نہیں ہے مگر نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی چلایا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ مثبت ہوتا تو مطلب تھا کہ یہ کاروبار بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور کسی بھی اور طریقے کے بجائے اس کو ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ بنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں سب اچھا ہے اور ہم 50,000 کا منافع کما رہے ہیں، جو کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم خود پہ لگا لیں یا اس کاروبار پہ، جبکہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم 50,000 کما تو رہے ہو، اگر اس کی نسبت اگر کچھ اور کر رہے ہوتے تو تم مزید 1 لاکھ کما سکتے تھے۔ تو یعنی تم در حقیقت 1 لاکھ چھوڑ کر یہ ہوٹل چلا رہے ہو۔ اب اگر تو ہم عقلی فیصلہ لینا چاہتے ہیں اور ہمارا بنیادی مقصد زیادہ سے زیادہ منافع ہے، تو پھر یہ ہوٹل والا فیصلہ عقل مندی کا فیصلہ نہیں ہے۔